सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 और हम चैप्टर 1 कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ा था, हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ के बारे में, उससे अपने पढ़े थे न्यूमेरिकल्स किए थे, सिंपल से न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और हम पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लेक्चर्स में। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, व्हाट द इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो हमने पढ़ा था जो चार्ज होते हैं, दो चार्ज के बीच अगर दो चार्ज है उनके बीच डिस्टेंस आ रहा है तो उनके बीच में फोर्स लगेगा, जिसका हमने कहा था कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, इसका फॉर्मूला था F इक्वल टू के इंटू की वन इंटू क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पड़ा था। अब क्या आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ऐसा करना है कि जैसे मान लो मैंने कहा कि एक चार्ज रखा है ना, और उसके आसपास अगर दूसरा चार्ज आएगा तो उस पर एक तो दूसरे चार्ज पर एक फोर्स लगेगा। सिंपल बात है ना कि मैं कह रहा हूँ कि मान लो अगर यहाँ पे एक चार्ज रखा है क्यू, है ना, ये मान लो चार्ज रखा है क्यू। ठीक, मैंने कहा कि अगर मतलब जैसे मैं ये चार्ज रखा तो क्या करता है, ये अपने आप आसपास में एक एरिया बना लेगा, मतलब दैट मीन्स वो क्या क्रिएट करेगा, एक फील्ड क्रिएट करेगा। सिंपल रखना, जैसे मैं एक चार्ज रखा, चार्ज क्या करता है अपने आसपास में एक फील्ड बनाता है। जैसे क्या होता है, जैसे ही इसके फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आना चाहेगा, मान लो एक स्मॉल चार्ज आ गया कैपिटल क्यू अगर आना चाहेगा तो क्या लगेगा, इस पर एक फोर्स लगेगा। फोर्स कैसा होगा, फोर्स को रिपेल करेगा कि दोनों चार्ज पॉजिटिव क्या करेगा, ये स्मॉल पॉजिटिव चार्ज इस कैपिटल क्यू चार्ज को रिपेल करेगा। मतलब कि अगर बताओ कि रिपेल किया, दैट मीन्स अगर ये चार्ज यहां नहीं होता, मतलब यहाँ कुछ तो था, मतलब जैसे हमने चार्ज रखा स्मॉल क्यू को, इसने आसपास एक फील्ड बना लिया और जैसे इसके फील्ड में एक दूसरा चार्ज आया उस पर क्या लग गया, एक फोर्स लग गया। ठीक, बात समझ आ गया। तो ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज का होता है। तो इसमें मैंने कहा कि अभी हमने ये मान के चला कि स्मॉल क्यू का जो चार्ज है अपना अपना एक फील्ड बनाएगा, वैसे ही कैपिटल क्यू भी एक फील्ड बनाएगा, है ना, ये भी अपना एक फील्ड बनाएगा। अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं स्मॉल क्यू चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज क्यू एट ए पॉइंट इन द स्पेस इज द फोर्स दैट ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड एक्सपीरियंस इफ प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्मॉल क्यू चार्ज के कारण एक फील्ड होता है, मतलब एक स्पेस में एक ऐसा रीजन होता है जहां पर वो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर एक फोर्स लगाता है। ठीक है, और दैट मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑन ए यूनिट टेस्ट चार्ज। मतलब क्या करना, सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं और इसकी वैल्यू होती है के इंटू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर और आर कैप। आर कैप मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। यानी सिंपल वर्ड में कहो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, के इंटू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब है कि अगर एक चार्ज क्यू रखा है तो ये चार्ज क्यू आर डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ई, है ना, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्यू वो चार्ज होगा, आर वो डिस्टेंस होगा जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मतलब यहाँ से कह सकते हो कि जितना आप दूर जाओगे डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी, बिकॉज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब ये आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर आर इंक्रीज करेगा, मतलब कहने का मतलब है कि अगर ये आर इंक्रीज करा, है ना, मैंने कहा कि अगर ये आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। तो हमें याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये सिंपली बात करें किसके लिए, ये याद रखना एक पॉइंट चार्ज के कारण। मैंने इस क्यू का क्या था, इस क्यू का था पॉइंट चार्ज, मतलब पॉइंट का जैसा एक चार्ज है बस इसके लिए। अगर चार्ज की कुछ डायमेंशन हो जाएगा, मान लो अगर वो एक लाइन में हो जाए या उसका एक बड़ा सा स्फीयर के फॉर्म में हो जाए तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये नहीं होता है, फॉर्मूला चेंज हो जाता है। याद रखना ये किसके लिए, दिस इज ओनली फॉर द, है ना, पॉइंट चार्ज याद रखना। वेक्टर फॉर्म लिखना चाहो तो वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं ई इज इक्वल टू, है ना, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर आर कैप। ठीक, और इसको मैसे लिखते हैं कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना तो ई को हम लोग बोलते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी जिस चार्ज पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, क्या सिर्फ रखना फोर्स डिवाइड बाई चार्ज बोलते हैं ना। क्यू नॉट कौन बोला, पॉइंट चार्ज, मतलब हमने यहाँ पर एक चार्ज था, ये था पॉइंट चार्ज क्यू नॉट। तो क्या करते हैं, इस पर जो फोर्स लगेगा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगा उसको डिवाइड कर देना इस पॉइंट चार्ज क्यू नॉट से। तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, किसकी आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा हमारा इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, स्मॉल क्यू चार्ज का। ठीक है, बात करते हैं इसका यूनिट क्या होता है। इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा था हमने, फोर्स डिवाइड बाई क्यू, है ना, एफ डिवाइड बाई क्यू यानी फोर्स डिवाइड बाई चार्ज, तो न्यूटन पर कूलम होता है। बाद में इसका एक और यूनिट होगा जिसको हम बोलेंगे वोल्ट पर मीटर, है ना। अभी हम आगे चलेंगे तो इसका एक नाम बताएंगे, इसको बोलते हैं हम वोल्ट पर मीटर भी बोलते हैं। तो वोल्ट पर मीटर भी याद रखना और न्यूटन पर कूलम भी याद रखना। डायमेंशन की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड नहीं, एक्चुअली जो स्टेट बोर्ड्स वाले हैं वो याद रखना कि स्टेट बोर्ड वाले डायमेंशन भी बड़ा पूछते हैं, तो डायमेंशन याद रखना, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नीट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो नीट वाले में तो ये डायमेंशन पूछा जा सकता है आपसे। तो रखना यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर और इसका डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। तो मैं बता ये इलेक्ट्रिक फील्ड था।
बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कैसे, क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो पहले रखना कि इट ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू द नेगेटिव चार्ज। मतलब क्या होता है कि हम ऐसा बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कैसे। पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज की होगी, है ना, एक चार्ज होगा, वो अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। जैसे मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक हमारे पास पॉइंट चार्ज है, क्या था, कैपिटल एक प्लस चार्ज है, ठीक। क्या कहता है ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा, तो इसने कहा इट ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज से मैंने कहा ना ये अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिख नहीं रहा है कैसा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब तक हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिख रहा तो हम क्या बोलते हैं कि हम एज्यूम करते हैं कि इससे कुछ फील्ड लाइन निकल रही है। कैसे निकल रही है, ऐसे, है ना। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर जाएगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर की ओर निकलेगा, ध्यान देना। ऐसे जो मैं बना रहा हूँ डायग्राम देखना, इस पॉइंट को देखना। अगर आपने ये चीज याद रखा ना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, आपके बहुत प्रॉब्लम बड़ा सिंप्लीफाइड सॉल्व हो जाएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा फील्ड लाइन निकलती है, और उसने कहा नेगेटिव चार्ज पे क्या होगा, अगर चार्ज नेगेटिव हो जाए तो लिखा है एंड टर्मिनेट टू द नेगेटिव चार्ज। तो ओरिजिनेट तो होगा पॉजिटिव चार्ज से, लेकिन खत्म कहां पर होगा, हमेशा नेगेटिव चार्ज पर। मतलब नेगेटिव चार्ज पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो इलेक्ट्रिक चार्ज का, वो हमेशा इस पर एंड होगा, मतलब नेगेटिव चार्ज पर आके फील्ड लाइन से ऐसे एंड हो जाएगी। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। बात समझा गया। कहता दे नेवर क्रॉस इच अदर और दे नेवर इंटरसेक्ट इच अदर, मतलब ये कभी एक दूसरे को काटेगी नहीं, ठीक है, याद रखना, एक दूसरे को कभी भी काटेगी नहीं। मतलब ऐसा है कि अगर एक फील्ड लाइंस अगर ऐसे जा रही है, ये बताते हैं, एक फील्ड लाइंस अगर ऐसे जा रही है तो एक फील्ड लाइंस ऐसे क्रॉस नहीं करेगा, ऐसा लिखना रॉन्ग है, ये गलत है ना, कि कभी भी काटती नहीं, ऐसे लिखा है। दे नेवर क्रॉस इच अदर, तभी एक दूसरे को काटेगी नहीं, हमेशा एक दूसरे से दूर रहेंगी, है ना, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, काटनी नहीं चाहिए। ये थे सेकंड प्रॉपर्टीज। कहता दे नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप, कभी भी फील्ड लाइंस ऐसे क्लोज लूप नहीं बनाएगी। मतलब कहने का मतलब है कि फील्ड लाइंस कभी भी इस टाइप का कभी भी फील्ड लाइंस नहीं हो सकता है ना, इस टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी नहीं हो सकती है, ऐसा लिखना भी रॉन्ग है, ये भी गलत डायग्राम है ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट बात कहते हैं द नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग ऑन ए चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसका क्या मतलब है कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पढ़ना, द नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, बात करते हैं कि मान लो अगर ये एक चार्ज मैंने कहा कि चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, इसको नाम बोला Q1, एक सेकंड चार्ज पॉजिटिव चार्ज को मैंने बोला Q2, ठीक। अब इन दोनों में कौन सा चार्ज बड़ा है कौन सा चार्ज छोटा है, दोनों तो है पॉजिटिव, हम कैसे बताएंगे कि कौन सा चार्ज बड़ा है कौन सा चार्ज छोटा। तो कहता है इसमें चीज याद रखना कि कितनी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही। मान लो मैंने ये चार्ज बनाया, ठीक है, इससे काउंट करो, इससे कितनी फील्ड निकली, मैंने 4, ठीक। हम एक और बनाते हैं Q2, इससे कितनी फील्ड निकल रही बाहर, काउंट करना जरा। तो इसे में जो फील्ड लाइंस बनाया वो कितना बनाया, मैंने बनाया टोटल 8। तो कहता है कि जितनी फील्ड लाइंस निकलेंगी उतना ज्यादा उतना उसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, बात समझना। जितनी ज्यादा फील्ड लाइन निकलेगी उसका उस चार्ज की वैल्यू उतनी ज्यादा है। मतलब चार्ज 1 कूलम का है 2 कूलम का, हम कैसे जज करेंगे इसको देख के कि इन दोनों से कौन सा चार्ज बड़ा है। तो देखना कि किसमें से फील्ड लाइन सबसे ज्यादा निकल रही है। हमें दिख रहा है कि इसमें कितनी फील्ड निकल रही है, इसमें निकल रही 8 लाइन्स, है ना, काउंट कर लो, इसमें निकल रही 8 लाइन्स। इस वाले में कितनी लाइन निकल रही थी, ओनली 4 लाइन्स। तो कौन सा चार्ज बड़ा हो गया, जिसमें से फील्ड लाइन्स ज्यादा निकलेगी। तो हम बोल सकते हैं यहां से कि Q2 इज ग्रेटर देन Q1, ठीक है। Q2 कौन होगा, Q2 Q1 से हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि Q2 से ज्यादा फील्ड लाइन्स निकल रही थी। बात समझ आ गया। ये था हमारा प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स। कुछ और बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में, तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंड्स और स्टार्ट नॉर्मली एट द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। इसका क्या मतलब है कि अगर हमने कहा कि मान लो अगर एक चार्ज है, ऐसा बनाते हैं, मान लो अगर ये चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, ऐसे, इसका मैंने साइज बड़ा कर दिया है, अभी भी ये पॉइंट चार्ज है। कह रहा है कि इट स्टार्ट्स और एंड्स, है ना, कह रहा है कि ये एंड करेगा या स्टार्ट करेगा नॉर्मली, नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, उस कंडक्टर के यानी उस चार्ज के हमेशा परपेंडिकुलर स्टार्ट होगा या टर्मिनेट होगा। क्या मतलब कहने का कि इसके सरफेस पर ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अब परपेंडिकुलर हम कैसे जज करें कि ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर, टेंजेंट है ना, तो ये एंगल हमेशा होना चाहिए 90 डिग्री, ठीक। इस लाइन पर हम ड्रॉ करें टेंजेंट, तो टेंजेंट बनेगा ऐसे, तो फील्ड लाइंस बनेगी वो हमेशा इसके कैसे बनेगी, इस सरफेस के हमेशा बनेगा परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री, ठीक। अगर हम बात करते हैं कि मान लो हमने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, तो इस पॉइंट पर देखते हैं फील्ड लाइंस कैसे बनेगी। तो क्या करना, यहाँ पर एक लाइन करो टेंजेंट पहले, है ना, ऐसे एक टच, इसको बोलते हैं ना स्पर्श रेखा, इसको बोलते हैं टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना कैसा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कैसा, इस टाइप से,
ठीक है, क्या करेंगे हम, एक लाइन ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर, यानी ये एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। मतलब बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, ये ब्लू कलर से बनाई, यही तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना। ब्लू कलर की क्या है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। कहता है ये क्या है, हमें सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा इस टाइप से। बात समझ आ गया। ये तो हमारा नेक्स्ट था प्रॉपर्टीज। बात करते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो कहता है कि क्राउडेड लाइंस रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग फील्ड बाय द डिस्टेंस फील्ड लाइंस वीकर फील्ड। पॉइंट के बाद समझना, कहता है कि क्राउडेड मतलब जहां पर बहुत ज्यादा लाइंस क्लोज होंगे एक दूसरे के, हम बोलेंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, स्ट्रॉन्ग है ना। देखो हम क्या ना, हम सिंपली बात कर रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखकर हम क्या बता सकते हैं, हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। कहता है क्राउडेड फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग फील्ड, मतलब जहां पर फील्ड लाइन ज्यादा बहुत ज्यादा क्राउड होंगी करेंगे वहां पर फील्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। वाइल द डिस्टेंस लाइन, यानी जहां पर लाइन दूर दूर रहेंगी हम बोलेंगे वो कैसा है, वो फील्ड वीक है। सिंपल एग्जांपल कुछ और पैसा समझते हैं कि मान लो हमने कुछ ऐसी बनाई है ना, ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने कहा मान लो E1 है, ठीक। हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड और बनाते हैं, ये बना एक और इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E2 है। तो कह रहा है कि क्राउडेड लाइन पर जहां पर भीड़ ज्यादा होगी, यानी जहां पर बहुत ज्यादा क्लोज क्लोज होंगे फील्ड लाइंस, बोलेंगे वो कैसे फील्ड लाइंस है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड बन रहा है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा स्ट्रॉन्ग है। और जहां पर हम ये बात करेंगे नहीं, जहां पर फील्ड लाइंस काफी दूर दूर एक दूसरे से दूर जा रही है, वहां जूम करना कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, ठीक है। तो बड़ा कौन सी बड़ी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम बोल सकते हैं यहाँ तक कि E1 इज ग्रेटर देन E2, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर फील्ड लाइंस काफी क्लोज क्लोज है। समझ आ गया। कहते हैं टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस है ना, टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस एट अ पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर एक फील्ड लाइंस ऐसी बन गई, ठीक है, हम बात करेंगे फील्ड लाइंस ऐसी पॉसिबल है, बनती भी है, क्यों बनती है बाद में बताएंगे। कह रहे अगर फील्ड लाइंस अगर ऐसी बन रही है, ठीक है, ये एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, याद रखना ना, एक सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं बन सकता है पॉइंट चार्ज का, ये अलग टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी अदर टाइप का चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कहता है कि इस पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना कैसे करोगे, तो कहता है कि टेंजेंट, मान लो अगर मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या करना, यहाँ पर इसको टच करते लाइन ड्रॉ कर लो, सीधा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसे बोलते हैं टेंजेंट एट एनी पॉइंट, इसे बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अगर टेंजेंट टू एनी, द टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस एट ए पॉइंट इज इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। से मान लो ये मैंने बनाया ए पॉइंट पर, पूछेगा बताओ बी पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो चेंज कर रहा है, घूम रहा है। सो बी पॉइंट पर कैसे निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो इस पॉइंट पर करते हुए ड्रॉ करना ऐसे टेंजेंट, ठीक है। ये होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हर पॉइंट पर देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो हम ऐसे फील्ड लाइन निकाल सकते हैं। सिर्फ ये जितने मेरे पॉइंट बता रहा सारे पॉइंट याद रखना, वो एग्जाम में आता आपसे एमसीक्यू पूछते हैं, नहीं तो 2 मार्क्स 3 मार्क्स में वो जल्दी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देते हैं कि राइट डाउन द 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो आपको कोई 3 पॉइंट याद होने चाहिए। कह रहा दे आर इमेजिनरी लाइंस है ना, दे डू नॉट दे हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। कह रहा है अभी तक मैंने जितने फील्ड लाइंस बना रही है, याद रखना कि ये एक इमेजिनरी है, ऐसा कुछ होता नहीं है रियल लाइफ में, है ना, बस चीजों को समझने के लिए हमने ऐसा बनाया फील्ड लाइंस, ठीक है। याद रखना रियल लाइफ में फील्ड लाइंस नाम की कुछ चीज होती नहीं, वो दिखती नहीं है कि आपको दिखेगा कहीं, ऐसा वो होती ही नहीं है। बस समझने के लिए हमने, है ना, बस चीजों को पढ़ने के लिए समझने के लिए पहले हम उसका एक रूप दे दिया है, मतलब हमने एक बता दिया शेप कि हाँ इसकी कुछ इस टाइप से बनती है, जबकि वही होता नहीं है। तो रखना दे हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, दे आर ऑल आर इमेजिनरी, इमेजिन हमने किया है, रियल कुछ नहीं होती है। बात समझिएगा, ये थी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, बात करते हैं इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है क्या, इसी बारे में पढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, कुछ इसके जो न्यूमेरिकल्स हम बाद में धीरे धीरे करेंगे, है ना। बेसिक हमें प्रॉपर्टीज याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जो इस पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो आपके निक के एमसीक्यू में आ जाए, चाहे आपके वो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में लिखने वाले सब्जेक्ट में आ जाए। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है क्या, से बोलते हैं ए सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। याद रखना एक सिस्टम होगा जिसपे 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रहेंगे, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, है ना, और उन दोनों चार्ज को बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे रखा जाएगा, तो इस टाइप के सिस्टम को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा क्या, 2 चार्ज का सिस्टम होगा, क्या होगा, 2 चार्ज का सिस्टम होगा ऐसे, मतलब एक चार्ज हो गया माइनस क्यू और एक चार्ज हो गया हमारा प्लस क्यू। तो एक माइनस क्यू चार्ज हो गया ऐसा पॉइंट चार्ज, और दूसरा चार्ज कैसा हो गया, दूसरा चार्ज हो गया हमारा प्लस क्यू, ठीक है। दोनों का देखो मैग्नीट्यूड कितना है, एक का मैग्नीट्यूड है माइनस क्यू तो दूसरे का मैग्नीट्यूड कितना है प्लस क्यू, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। एक पे चार्ज आएगा माइनस क्यू तो एक पर आएगा चार्ज प्लस क्यू, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो अगर डी है, ठीक है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक।
इस पूरी चीज़ को क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है, ठीक है, तो बोलते हैं इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, है ना, इसका बता निकालते कैसे हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। करना क्या है कि अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अगर निकालना है तो क्या करना, सबसे पहले कह रहा है कि इसे कैलकुलेट करने के लिए क्या करना कि आप किसी एक चार्ज को ले लो और उसको मल्टीप्लाई कर देना इन दोनों के बीच के डिस्टेंस से। जैसे बात करें हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होगा P, इसको बोल सकते हैं ऐसा, P इज इक्वल टू किसी एक चार्ज को लिख लो ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब होता है माइनस मत लिखना, सिर्फ प्लस चार लिखना क्यू इंटू इनके बीच का डिस्टेंस कितना था, स्मॉल डी, मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा डाइपोल मोमेंट। अब याद रखो कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो क्या करते हैं P के ऊपर बनाना डायरेक्शन ऐसे एरो, ये हो गया वेक्टर, और डी के बना देना ऐसे वेक्टर, ठीक, मतलब कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और इसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम, है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर इसका हमेशा डायरेक्शन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्शन कैसा होगा, तो डायरेक्शन निकालने के लिए रखना कि नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज ऐसे, है ना, ये इसका हो गया डायरेक्शन। ध्यान रखना डायपोल का डायरेक्शन बड़े अच्छे से याद रखना, नहीं तो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स में या फिर आप जब आप डिस्कस करोगे आप हमेशा यहाँ फंसने के चांस होते हैं, इसलिए डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। अब डायपोल मोमेंट को एक और तरीके से लोग डिफाइन करते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ ए डायपोल, है ना, इसको ऐसे बोलते हैं डायपोल को डिफाइन करना कि इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ ए डायपोल, अब बोलते हैं इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ ए डायपोल, इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ ए डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं ना, तो जनरली आपसे पूछा जाएगा तो आप कुछ भी सकते हैं कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, ऐसे लिख सकते हो, या फिर, है ना, या और मैं आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो। करा इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मैंने भी कहा था ये क्या है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है एंड इस डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज रहेगा हमेशा, ठीक, बात समझ आ गया। कहते हैं इसका डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन होता है LTA, यूनिट क्या होता है कुलम्ब मीटर, है ना, क्या होता है कुलम्ब मीटर, क्योंकि Q इंटू डी, Q हो गया चार्ज यानी कुलम्ब हो जाएगा, डी हो गया डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस यूनिट होता है हमारा मीटर, तो बोलते हैं कुलम्ब मीटर इज द यूनिट। पॉइंट को अच्छे तरीके से याद रखना। और इसका और प्रैक्टिकल यूनिट है जिसको लोग बोलते हैं डिबाई, डिबाई बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट। कभी कभी आपसे पूछ जाता है तो MCQ में इस चीज का रखना, ये पूछा है कि डिबाई किस यूनिट होता है, डिबाई द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना, प्रैक्टिकल इसमें बोलते हैं, मतलब प्रैक्टिकली लाइफ में जब इसको यूज करेंगे डाइपोल को हम उसका यूनिट को हमेशा डिबाई बोलते हैं, ठीक है, पॉइंट याद रखना, ये डिबाई इज ऑल्सो यूनिट ऑफ किसका, डाइपोल मोमेंट का। अब आते हैं कुछ हम क्वेश्चन करते हैं कि हम कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब सिंपल क्वेश्चन आता है, मान लो ऐसे क्वेश्चन आ गया आपके सामने, कह रहा है कि एक डाइपोल रखा है ऐसे, ठीक, एक चार्ज रखा है यहां पर और एक डाइपोल रखा है ऐसे, ठीक, इसकी वैल्यू P है और इसकी वैल्यू भी P है, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू, ठीक, और इनके बीच का जो एंगल है वो मान लो कि गिवन है 60 डिग्री, ठीक। तो फाइंड द P नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा अगर हमें कैलकुलेट करना पड़ा तो। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन में क्या करना, सबसे पहली बात तो हमसे पूछा गया था नेट डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना, सबसे पहले कि देखो हमें गिवन क्या है, दो डाइपोल गिवन है, ठीक, इनके बीच एंगल की 60 डिग्री है, तो हमें पता था कि जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, रूट ओवर, पता था रिजल्टेंट ऑफ ए टू वेक्टर, अगर दो वेक्टर हमें गिवन है और उनके बीच का एंगल गिवन तो रिजल्टेंट वेक्टर हमने कैसे निकाला था, वो यूज यहाँ पर करेंगे। थोड़ा चेंज करते हैं इसको, मैं P1 P2 लिख लेता हूँ आपके लिए, थोड़ा इजी रहेगा, मतलब एक कॉमन केस बता लेते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, तो बोलते हैं P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा, है ना, मान लो कि इनके बीच क्या अभी हम एंगल मान लो अभी फिलहाल हम थीटा ले लेते हैं, ठीक है, थीटा, तो कितना हो जाएगा, पूरी वैल्यू जाएगी कॉस थीटा। इस प्रकार हमारा नेट डाइपोल मोमेंट हम निकाल लेंगे, ठीक। नेट डाइपोल मोमेंट होगा कहाँ, इसके बीच में कहीं भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है ना, ये हो जाएगा P नेट का डायरेक्शन। बात समझ आ गया, हमें P1 P2 पता होना चाहिए और उनके बीच का थीटा पता होना चाहिए, हम नेट डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। जैसे बात करते हैं क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन 2 में हम क्या आता है कि मान लो गिवन क्वेश्चन ऐसे गिवन है कि दो डाइपोल हमें से गिवन है, ठीक है, एक के बीच का एक की वैल्यू गिवन है P, सेकंड की वैल्यू भी गिवन है P डाइपोल मोमेंट, और इनके बीच का जो एंगल गिवन है वो हमें गिवन है 60 डिग्री। तो कह रहा है बताओ P नेट कितना होगा, नेट डाइपोल मोमेंट कितना होना चाहिए। तो बात करते थे सॉल्यूशंस की, तो क्या करेंगे, तो देखो यहाँ P1 की वैल्यू P है, P2 की वैल्यू भी P है, और जहाँ पर थीटा हम लिया था अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 60 डिग्री। तो सॉल्व करते कितना होगा,
तो हो जाएगा पी स्क्वायर, पी वन के लिए पी स्क्वायर, पी टू के लिए पी है तो पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी वन इंटू पी वन इंटू पी टू लिखते हैं तो पी हो गया दोनों, इंटू कॉस 60। ठीक, तो ये तो हो जाएगा पी स्क्वायर हो गया 2 पी स्क्वायर। ठीक, ये बन जाएगा हमारे पास 2 इंटू पी स्क्वायर और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 मर गया, कितना बच गया हमारा, आ गया √3 पी स्क्वायर, या जिसको बोल सकते हो आप √3 टाइम्स ऑफ पी, ऐसे ही बोल सकते हैं ना। तो हमारा नेट डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं ऐसे। ठीक है, सिंपल सा वेक्टर फॉर्म में इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं आप, सिंपल सा दो P1 P2 गिवन होगा और हमें थीटा गिवन होगा, नेट डाइपोल मोमेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन ये आता है आपसे, क्या पूछा गया क्वेश्चन, क्वेश्चन में थीम देखते हैं, को ट्राई करके बताना। तो क्वेश्चन दिया गया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ऐसे, ठीक है, यहां पर चार्ज रखा है +Q, यहां पर चार्ज रखा है -2Q और यहां पर क्या है +Q चार्ज। क्या बता इसका नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा। ठीक, अब पूछोगे सर नेट डाइपोल मोमेंट हम निकालेंगे कैसे, यहाँ तो कुछ हमें नजर ही नहीं आ रहा, कुछ है कि नहीं ऐसा, ये डाइपोल है भी कि नहीं है। तो क्या करना, सबसे पहले हम देखो क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्या इस -2Q को मैं लिख सकते हैं -Q और -Q लिख सकते थे ऐसा, इस -2Q को मैं लिख सकता था ना, -Q और -Q के फॉर्म लिख सकते हैं अलग अलग ब्रेक करके। अब जैसे ब्रेक करके देखना, ये -Q और +Q मिलकर बन जाएगा एक डाइपोल और इसका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा मान लो P। ठीक, वैसे ये -Q और +Q बन जाएगा एक डाइपोल और इसका डायरेक्शन होगा नेगेटिव से पॉजिटिव और इसका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा P। क्यों, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल, याद रखना ये कैसा ट्राइंगल है, दिस इज ए इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है, सबके साइड बराबर होते हैं, तो हो गया इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक, इसकी साइड लेंथ मान लो अगर L थी, इसकी भी साइड लेंथ L थी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हमारा सोल्यूशन क्या होना चाहिए, नेट डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, पी नेट इज इक्वल टू होना चाहिए √, है ना, करते हैं P1 स्क्वायर, तो लिखते हैं P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, दोनों के लिए इक्वल होगी क्योंकि दोनों पे चार्ज इक्वल इक्वल -Q, दोनों डाइपोल देखो, दोनों डाइपोल सेम टाइप के हैं, प्लस हो जाएगा 2 इंटू पी इंटू पी। अब बताओ थीटा कितना है यहाँ पर, वो सर ये तो इक्विलैटरल ट्राइंगल है और इक्विलैटरल ट्राइंगल में ईच एंगल कितने का होता है 60 डिग्री का, तो हो जाएगा cos 60। सेम आ गया ऊपर वाला आंसर, तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन बन गया, तो आंसर आ जाएगा √3p। लेकिन अब ध्यान दो, हमें को सॉल्व करना है, तो हो जाएगा √3। अब p क्या है, डाइपोल मोमेंट किसी एक का, और डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, मैग्नीट्यूड निकालने का था q इंटू डी, मतलब q एक चार्ज लिख लो q और उसको मल्टीप्लाई कर दो उनके बीच का डिस्टेंस से। जैसे अगर आप यहाँ पर ध्यान दो थोड़ा सा, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है इस -Q और +Q के बीच का, वो डिस्टेंस कितना L है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको कि हो जाए √3 इंटू QL, और इस तरीके से हमारा नेट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। बात समझ आ गया, तो सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पेयर बनाना पड़ता है ना, -Q +Q। फिर इस यानी मैंने क्या किया था, इस -2Q को मैंने 2 बार में डिवाइड किया था, एक -Q और -Q में। ठीक, फिर ये -Q और +Q बन के बन गया था एक डाइपोल। ठीक, और इसके बीच का डिस्टेंस L था। वैसे ही ये -Q और +Q मिलकर बन गया था एक डाइपोल और इसके बीच का डिस्टेंस कितना था L, यानी एक डाइपोल ऊपर बन गया, एक डाइपोल ये बन गया, कंप्लीट हो गया। जो इसका डाइपोल मोमेंट होगा वही इसका भी होगा, क्यों, क्योंकि चार्ज सेम है और लेंथ भी सेम है। तो मैंने उसको क्या लिख लिया, उसको लिख लिया मैंने P के लिए है किसके इक्वल, Q इंटू L के इक्वल। बात समझ आ गई, इस तरह से हम नेट डाइपोल मोमेंट हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है, बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, है ना। अभी में क्या करना, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना ड्यू टू ए डाइपोल के कारण। इसमें 2 पॉइंट्स आएंगे, एक बोलेंगे हम लोग एक्सियल लाइन, यानी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल, फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले आपको समझाते हैं कि हमें 2 केस जो पढ़ने, एक बोलते हैं एक्सियल लाइन, एक बोलते हैं इक्विटोरियल लाइन। होता क्या है, देखो देखो हम इसको क्या बोलते हैं ना, कौन सा होता है एक्सियल लाइन। देखो अगर मान लो अगर एक चार्ज रखा ना -Q और एक रखा चार्ज मान लो अगर एक ये चार्ज मान लो +Q। ठीक है, अब किसे बोलते हैं एक्सियल लाइन, तो इन 2 डाइपोल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन बने ना, ये ब्लू लाइन, इस ब्लू लाइन को लोग बोलते हैं एक्सियल लाइन। ठीक है, तो याद रखना इस लाइन को लोग बोलते हैं एक्सियल लाइन। तो कभी कभी होता है आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी करते हो, व्हाट इज एक्सियल लाइन, इसे बोलते हैं एक्सियल लाइन, कि जब 2 चार्ज रखे हो, यानी 2 डार्क चार्ज, एक -Q चार्ज, एक +Q चार्ज है, ये डाइपोल हो गया, तो 2 डाइपोल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, इसी लाइन को लोग बोलते हैं एक्सियल लाइन। अब क्या होता है, इक्विटोरियल लाइन की बात करते हैं, तो इस डाइपोल के मिड पॉइंट से, है ना, इस डाइपोल के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करना, इस टाइप की लाइन। ठीक है, ये मिड पॉइंट होगा, सेंट्रल पॉइंट होगा। ठीक, इस चीज को लोग बोलते हैं इक्विटोरियल लाइन। ठीक है, हमें 2 प्रूफ करना है, इसमें एक पहला बोलता है एक्सियल लाइन, दूसरा बोलेगा इक्विटोरियल लाइन। तो एक को बोलते हैं एक्सियल, एक को बोलते हैं इक्विटोरियल। तो बात आई थिंक आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो फर्स्ट के जब आप पढ़ोगे तो यहाँ लिखा है कि वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड टू ए डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, यानी डाइपोल के एक्सिस पर। क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक डाइपोल बनाते हैं, तो क्या करना, सबसे पहले बताता हूँ
कि हमने बना लिया एक डाइपोल, ठीक है। ये चार्ज हो गया माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर, और एक चार्ज हो गया प्लस क्यू, ठीक। इसका सेंटर का पॉइंट इसको लिख लिया हमने O, ठीक है। और इस डाइपोल के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है वो L है, 2L। तो यहाँ से यहाँ तक L हो गया और यहाँ से यहाँ तक L हो गया। तो डाइपोल की टोटल लेंथ कितनी हो गई? 2L। चार्ज कितना है? माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाउंड क्या करना है? एक्सियल लाइन पर, है ना। तो हम क्या करते हैं, इस प्लस वाले चार्ज के साइड चले जाते हैं इधर, और एक पॉइंट चूज करते हैं P। इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अभी P पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है? तो मानते हैं कि इस सेंटर से R डिस्टेंस पर ये P पॉइंट है ना। P पॉइंट कितनी दूरी पर है? सेंटर ऑफ द डाइपोल से। तो एक बार याद रखना, जब भी हम डिस्टेंस लेते हैं R को, हमेशा डाइपोल के सेंटर से लेते हैं, पहली बात, ठीक। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन बनाएगा? तो बोलते हैं E1, है ना। E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज, ठीक है। E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज। तो E1 बोल सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ऐसे लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, इसको लगता है E1 से। और E1 के लिए कितनी होगी? तो लिखेंगे K इंटू क्यू, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, एक पॉइंट चार्ज के कारण पड़ा था फॉर्मूला। तो क्या K इंटू क्यू। अब देखो ये डाइपोल ना, ये जो प्लस क्यू चार्ज है हमारा, इस प्लस क्यू चार्ज से बताओ ये P कितने डिस्टेंस पर है? तो ये जो डिस्टेंस होगा आप देखना, ये R माइनस एल, है ना, ये डिस्टेंस है। देखना यहाँ पर कि ये हमें यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालना है, तो ये डिस्टेंस होगा कितना? तो इस R में से, है ना, इस पूरे R लेंथ में से इस L वाली लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर देना, आपसे प्लस क्यू से लेकर P तक का डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस आ गया। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? इस साइड होगा थोड़ा सा, है ना, अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक। क्योंकि प्लस क्यू चार्ज चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे करती है? हमेशा चार्ज से ओरिजिनेट होती है, मतलब चार्ज से दूर जाती थी इलेक्ट्रिक फील्ड। बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कौन सा चार्ज बच गया हमारा? माइनस क्यू चार्ज। तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इसे लिखते हैं E2 से। और E2 की वैल्यू हो जाएगी K इंटू क्यू, क्योंकि इस पर चार्ज कितना है? माइनस क्यू। तो हम सिर्फ चार्ज का लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई। अब देखो यहाँ से डिस्टेंस कितना है ना, इस माइनस क्यू से लेकर इस P तक का डिस्टेंस कितना है? तो माइनस क्यू से लेकर O तक का डिस्टेंस L हो गया, है ना, और O से लेकर P तक डिस्टेंस R हो गया। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा R प्लस L, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा, स्क्वायर, ठीक। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, सो माइनस क्यू चीज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेंथ होती थी वो हमेशा टुवर्ड चार्ज होती थी। तो ये हो जाएगा हमारा E2, ठीक है। दो का डायरेक्शन अपोजिट भी हो गया, ठीक। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा हमें निकालना है, ठीक। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ऐसे, ई नेट। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अब कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी है? देखो दो का डायरेक्शन अपोजिट तो है, मतलब कि सबट्रैक्ट होने वाला है, ठीक। अब कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा है, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा है? सो ये P पॉइंट किसके क्लोज है? तो प्लस क्यू चार्ज के नजदीक है। सो P पॉइंट सिंस प्लस क्यू के चार्ज नजदीक है, दैट मींस कि प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, मतलब कि E1 ज्यादा होगा, ठीक है। याद रखना, ये P पॉइंट प्लस Q1 चार्ज के कारण ज्यादा क्लोज है, ठीक है। और इस प्लस क्यू चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 था, तो इसलिए E1 बड़ी है, ठीक है। जितना ज्यादा डिस्टेंस कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा होती है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E1, और E2 का डायरेक्शन पीछे था तो लिख दिया E1 माइनस E2। वैल्यू करके सॉल्व करना बस। तो E1 के लिए हो जाएगी के क्यू डिवाइड बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और माइनस, ठीक, E2 के लिए कितनी थी? के क्यू डिवाइड बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक। यहां तक आ गया। अब बात करते हैं यहां से आगे, ठीक है। इसके बाद अगला पार्ट यहां से करते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, अब दोनों को लिखते हैं के क्यू हो गया कॉमन, ठीक। एलसीएम लेते हैं यहां पर, तो एलसीएम हो जाएगा टोटल हमारा आर माइनस एल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल स्क्वायर, ठीक। ऊपर करके सॉल्व करना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो ऊपर हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और हो जाएगा माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा के क्यू, ठीक। ऊपर वाले ब्रैकेट को ओपन करना तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ठीक। इस वाले ब्रैकेट को ओपन करके सॉल्व करेंगे पूरा तो आ जाएगा माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि बाहर साइन माइनस था, माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ठीक। नीचे टर्म को देखना तो नीचे आएगा, नीचे का टर्म कितना है? आर माइनस एल और आर प्लस एल। तो बन सकता है आर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। सिंस दोनों को होल स्क्वायर था तो लिख दिया हमने टोटल होल स्क्वायर। तो वैल्यू हो जाएगी हमारी के इंटू क्यू। ऊपर देखो टर्म कौन कौन सा कैंसिल होगा, तो माइनस आर प्लस एल माइनस एल कैंसिल, और ऊपर टोटल टर्म ऐड करोगे तो बन जाएगा हमारा 4RL। तो 4RL
डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते थे, इसको हम क्या करते हैं कि हमें पढ़ा है अभी कुछ देर पहले कि डायप्लोमेंट का फॉर्मूला क्या था, तो डायप्लोमेंट का फॉर्मूला था P इज इक्वल टू क्यू इंटू, है ना, चार्ज मल्टीप्लाई विद द लेंथ ऑफ द डायपोल। अब यहाँ पे लेंथ की डायपोल कितनी है, तो डायपोल का जो लेंथ टोटल कितना है, तो L प्लस एल है हमारा टोटल 2L, तो Q इंटू 2L इज द डायप्लोमेंट। ठीक, दैट मीन्स कि हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं K इंटू P इंटू, है ना, 2L, Q इंटू 2L को हम लिख लिया P। ठीक, और नीचे बच गया हमारे पास, ऊपर आ जाएगा हमारा R, ऊपर हो गया 2R और डिवाइड हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। ठीक, यहां तक। अब बात करते हैं, यहां से बात करते हैं, इसको बोलते हैं स्पेशल केस, है ना। क्या होता है स्पेशल केस? स्पेशल केस होता है, एज्यूम करना कि जो आर की वैल्यू है वो एल से बहुत ज्यादा है, मतलब कि हम जो डिस्टेंस चूज करना चाह रहे हैं जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना था आर, वो आर लेंथ ऑफ द डायपोल से बहुत ज्यादा है। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि जो आर स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर, है ना, हमने ये कहा कि जो आर की वैल्यू है, दिस आर इज वेरी मच ग्रेटर देन लेंथ ऑफ द डायपोल। अगर ये बहुत बड़ा है तो हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को नियरली इक्वल टू हम लोग आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा ई नेट का जो फॉर्मूला आया ई नेट। ठीक, इसका फॉर्मूला हो जाएगा के इंटू पी इंटू 2R और नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर पुट करना, तो टोटल वैल्यू हो जाएगी आर द पावर 4। ठीक है, टोटल हो जाएगी वैल्यू आर टू द पावर 4। एक आर से एक आर चला जाएगा 3 टाइम्स में। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आपका फॉर्मूला बना ई का फॉर्मूला, वो हो जाएगा 2kp डिवाइड बाई आर क्यूब। ठीक है, ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, जो कि आपको फॉर्मूला ये याद होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए शॉर्ट डायपोल। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग शॉर्ट डायपोल। यानी जैसे हमने ये कंडीशन अप्लाई किया, इसका मतलब क्या था? शॉर्ट डायपोल। शॉर्ट डायपोल वो होता है जिसमें डायपोल की लेंथ, है ना, यानी एल की लेंथ, जो एल वैल्यू होती है वो आर से बहुत कम हो जाती है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। ठीक है, तो रखना इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब होता है डायपोल के लिए। ठीक है, तो डायपोल के लिए आपको ये वर्ड याद रखना। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो किधर आता है, तो एक बात ये भी देख लेते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इधर है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आने वाला है वो इधर होता है, ई नेट। ठीक, अब डायपोल का डायरेक्शन किधर होता है? डायपोल का डायरेक्शन। सो डायपोल का डायरेक्शन कितना था? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये हो गया हमारा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो ध्यान देना यहाँ पर कि जो दोनों डायरेक्शन होता है, कौन कौन सा डायरेक्शन? डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ डायपोलमेंट, दोनों होते हैं सेम डायरेक्शन में। मतलब कि एंगल बिटवीन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोलमेंट इज 0 डिग्री। ठीक है, इस पॉइंट का देखना, कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल। अभी मैंने कहा था एक्सियल लाइन, मैंने कहा था इक्वेटोरियल लाइन। अभी हम जो कैलकुलेट करना है, हमें करना है इक्वेटोरियल लाइन पर है। तो हम क्या जम कर लेते हैं कि मान लो एक चार्ज होगा, ये चार्ज होगा हमारे पास माइनस क्यू चार्ज हो गया। ठीक, एक चार्ज हो गया हमारे पास, ये चार्ज हो गया प्लस क्यू चार्ज। ठीक, इसका सेंटर हो गया हमारा O, और इसी सेंटर O मानते हुए इस लाइन को हमने बोला इक्वेटोरियल लाइन। हम क्या करना है, एक पॉइंट, ये पॉइंट हो गया मान लो P पॉइंट। ठीक है, इस P पॉइंट पर O से कितने डिस्टेंस पर है? x डिस्टेंस पर है। डायपोल की लेंथ कितनी है? तो डायपोल की लेंथ टोटल 2L है। तो ये L यहाँ तक हो गया और हाफ पार्ट हो गया L लेंथ इसकी। ठीक, हमें P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, क्या करते हैं सबसे पहले हमें जिस पॉइंट पर निकालना है उस पॉइंट को लाइन से ज्वाइन करते हैं। तो ये P पर ज्वाइन कर दिया, इसी P को ज्वाइन कर दिया हमने प्लस क्यू चार्ज से। अब लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, पहले लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू, इसको लिखते हैं हम ई से। ठीक, तो ई की वैल्यू कितनी होगी? तो देखो प्लस क्यू चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? दूर जाएगा ऐसे, तो ये हो जाएगा ई। ठीक, और इसी ई की वैल्यू कितनी होगी? तो इसको मान लो हमने अभी एज्यूम कर लेता है, इसको हम एज्यूम करते हैं आर ना, ये डिस्टेंस हमने एज्यूम कर लेते हैं आर है। सो ये लेंथ टोटल कितनी हो जाएगी? ले लेंथ हो जाएगी टोटल आर स्क्वायर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होगा? इक्वल टू हो जाएगा हमारा, लिख सकते हैं के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि रूट है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे स्क्वायर करना पड़ेगा, तो रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बन गया। सिंपली बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई।
अब बात करते हैं ये कितना होगा, माइनस क्यू से पी तक का डिस्टेंस कितना है, तो ये भी डिस्टेंस होगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कितना होगा, से माइनस क्यू चार्ज है तो माइनस क्यू से चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, हमेशा नीचे होता है, तो ये हो गया ई। बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जान सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज कितना होगा, इसकी वैल्यू भी ई होगी, और के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मतलब कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अलग 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 बात है। अब देखते हैं कि एंगल है कितना, तो हम ऐसे अज्यूम कर लेते हैं सबसे पहले कि लेट सपोज एक लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, अब कहते हैं कि मान लो अगर हमने कि अगर इसमें एंगल में से अज्यूम कर लेते हैं कि मान लो अगर ये एंगल थीटा ना, अगर ये एंगल हो जाए थीटा, ठीक, सो अगर ये एंगल थीटा है या थीटा, हम इसे अज्यूम कर लेते हैं जरा इजी होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। ठीक, इसे बोलते हैं ना, दोनों हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। ठीक, अगर ये भी एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा होगा। ठीक है, इसे बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। ठीक, अच्छा, दोनों एंगल थीटा इसलिए बराबर है कि ये दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं दो साइड में, ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ये नॉट, इसे बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है, दोनों सेम एक टाइप के सेम ट्रायंगल, इसलिए एंगल थीटा होगा। अब सवाल निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेट का डायरेक्शन। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई था, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो जब जब थीटा आता है उधर बोलते हैं ई कॉस थीटा कंपोनेंट आ जाएगा इस, ठीक, और ऊपर एक कंपोनेंट आएगा इसे बोलते हैं हम लोग ई साइन थीटा। ठीक, सिमिलरली बात करते हैं हम इस नीचे वाले ई की, इसका भी एक कंपोनेंट आएगा, जब थीटा होता था उधर होता था ई कॉस थीटा कंपोनेंट। ठीक, और एक कंपोनेंट इसका नीचे आएगा जो होगा ई साइन थीटा। अब देखो प्लस ऊपर का ई साइन थीटा, नीचे का sin थीटा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा अब निकालना पड़ेगा, तो बोलते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस इक्वल होगा, सिंस ये ई कॉस थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में है, तुम सिंपल हम ऐड कर सकते हैं। तो दोनों को ऐड करने पर कितना हो जाएगा, तो ऐड करने पर हो जाएगा 2e cos थीटा। ध्यान सुनना कितना हो जाएगा 2e cos थीटा। 2e के लिए कितनी है ऊपर देख लो, तो के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब देखते कॉस थीटा है कितना। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें निकाला कॉस थीटा कितना होगा, देखो कॉस थीटा कितना होता है, थीटा हो गया, तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, बेस हो गया हमारे पास एल और हाइपोटेन्यूज हो गया रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कॉस थीटा भी कितना होता है बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। तो कितना हो गया, बेस की वैल्यू यहाँ पर है एल और हाइपोटेन्यूज की कितनी थी रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक यानी हम सकते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई की वैल्यू तो हो जाएगा 2k क्यू इंटू एल डिवाइड बाई ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक, अब हमें पता है कि अभी क्या पता था, मैंने कहा था कि डायप्लोमेंट का फॉर्मूला क्या था, P इक्वल टू 2q इंटू 2l, इसे कहा था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था हमारा। ऊपर देखो तो ऊपर भी 2 भी है, q भी है, l भी है, तो लिख सकते हैं डायरेक्टली कि ये हमारा हो जाएगा k इंटू पी, ठीक है, q इंटू 2 इंटू एल बन गया हमारा डायपोल p, डिवाइड बाई हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, ये हो गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो कि हमें कैलकुलेट करना था। ठीक, अब स्पेशल कैसे बोलते हैं, फॉर द शॉर्ट डाइपोल, है ना, फॉर शॉर्ट डाइपोल, यानी अगर डाइपोल की लेंथ बहुत छोटी हो, ठीक, तो हम बोलते हैं कि दैट मीन्स कि जो आर की वैल्यू है वो एल से बहुत ज़्यादा है। इस केस में हम लोग आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को भी नियरली इक्वल टू आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऊपर वाले में पुट करते हैं वैल्यू को, तो हो जाएगा ई नेट का फॉर्मूला कितना हो गया, ई नेट इक्वल टू हो जाएगा के इंटू पी। ठीक, अब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का जगह हम सकते हैं आर स्क्वायर, तो हो जाएगा आर स्क्वायर टू द पावर कितनी थी 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, ई नेट का आ जाएगा वैल्यू के पी डिवाइड बाई आर क्यूब। ठीक है, ये आ गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, जो कि फाइनल एक्सप्रेशन है, आपको याद होना चाहिए। इसके लिए ये होता हमारा इक्वेटोरियल लाइन के लिए केपी बाई आर क्यूब। एक्सिस में कितना आया था 2kp बाई आर क्यूब, और यहाँ कितना होता है केपी बाई आर क्यूब। अब थोड़ा सा देखते हैं डायरेक्शन के बारे में, डायरेक्शन किधर है। तो देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर आया हमारा, ठीक है,
दोनों को ऐड करने पर 2e cos थीटा इधर आ गया था ई नेट। और डायपोल का डायरेक्शन किधर है, डायपोल का डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, जो कि हमारा डायपोल का डायरेक्शन। तो यहाँ से एक बात देख सकते हो कि जो नेट डायपोल मोमेंट है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नेट, दोनों कैसे हैं एक दूसरे के ऑपोजिट। मतलब कि बोल सकते हैं द एंगल बिटवीन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट इज 180 डिग्री। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी याद रखना। और इस चीज का एक वेक्टर फॉर्म होता है ना, इसको हम इसका लिख लेते हैं वेक्टर फॉर्म में। कभी कभी आपसे वेक्टर फॉर्म पूछा जाए एमसीक्यू में था जल्दी, तो वेक्टर फॉर्म याद रखना कि ई को लिखते हैं ई नेट, ई नेट इक्वल टू लिखते हैं माइनस के पी डिवाइड बाई आर क्यूब। ठीक है, माइनस साइन क्यों लिखा, बिकॉज माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि द एंगल बिटवीन ई नेट एंड डायपोल मोमेंट इज 180 डिग्री, मतलब अपोजिट है। और जब 180 डिग्री आता है तो साइन कितना आता है माइनस। यानी बोल सकते हैं है ना, एक पॉइंट याद रखना कि एंगल बिटवीन ई नेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट इज 180 डिग्री। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको यहां पर याद रखना है, किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। बात समझ आ गया। बात करते हैं एक बार नेक्स्ट टॉपिक्स को बोलते हैं हम लोग टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जब किसी एक डायपोल को, इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी एक्सटर्नल यानी कहीं पर ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वहां पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल को हम रख दें तो उस पर क्या लगता है, उस पर टॉर्क लगता है। टॉर्क लगने का मतलब कि वो घूमना स्टार्ट कर देगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले बात करते हैं। तो हमने क्या मान लिया कि यहाँ पर डायपोल रखा है। ठीक है, एक चार्ज हो गया माइनस क्यू चार्ज, ऊपर हो गया प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, तो हमें बता लिया कि एक चार्ज हो गया माइनस क्यू चार्ज हो गया नीचे, ऊपर हो गया प्लस क्यू चार्ज। ठीक, ये कहाँ रखा है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक ई में रखा हुआ है। अच्छा, डायपोल का डायरेक्शन होता है, तो डायपोल का डायरेक्शन होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज की होते हो गया डायपोल का डायरेक्शन हमारा। और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, यहाँ पर दोनों के बीच एंगल वो थीटा डिग्री हमें गिवन है। तो क्या पता है इस पर टोटल टॉर्क कितना लगेगा। कहता है व्हेन ए डायपोल इज प्लेस्ड, है ना, कहते हैं कि जब व्हेन ए डायपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो नेट फोर्स ऑन द डायपोल जीरो। ठीक है, याद रखना कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उस पर जो किसी डायपोल को अगर नेट एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर नेट फोर्स कितना आता है, नेट फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाती है। इस पॉइंट क्या रखना, किसके लिए, यूनिफॉर्म में। ठीक है, बट इस पर टॉर्क लगेगा, मतलब ये घूमेगा। ठीक, अच्छा नेट फोर्स क्यों जीरो क्यों होता है, थोड़ी सी बात ये भी सुन लेते हैं। क्योंकि जितना फोर्स क्यू ई आगे लगेगा एफ इक्वल टू क्यू ई, उतना फोर्स पीछे भी लगेगा, तो दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है। ठीक है, इसे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो टॉर्क का फॉर्मूला बोलते हैं किसी एक फोर्स से ना एफ, है ना, मल्टीप्लाई विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स। ठीक, तो मान लो हमने पर एज्यूम कर लिया कि इस डायपोल की जो टोटल लेंथ है वो कितनी थी, 2L इसकी लेंथ है, 2L इज द लेंथ ऑफ द डायपोल। ठीक, सो इसको अगर हम ऐसे बनाएं, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर लाइन। तो ये एक लाइन है जो परपेंडिकुलर किस पर है, इस क्यू ई वाले फोर्स पर भी, पीछे वाले फोर्स पर भी, यानी कि परपेंडिकुलर। ऊपर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा। ठीक, तो यहां से जो ये लेंथ है, इस लेंथ की कितनी होगी, ये हो जाएगा 2L साइन थीटा। ठीक, तो फॉर्मूला क्या आता है, फोर्स मल्टीप्लाई विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स। तो फोर्स के लिए हो गया क्यू ई, ठीक, मल्टीप्लाई कर रहे इंटू, है सिंपल इंटू कर रहे हैं, इंटू ये इसके बीच की, दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो कितनी हमारी 2L साइन थीटा। क्यू ई इंटू 2L साइन थीटा। और हम जानते हैं कि P की वैल्यू कितनी होती है, Q इंटू 2L, क्योंकि लेंथ ऑफ द डायपोल हमने क्या लिया था यहाँ पर 2L। तो Q इंटू 2L बन गया हमारा P, तो बन जाएगा P साइन थीटा। और हम बोल सकते हैं यहाँ से टॉर्क की वैल्यू इन वेक्टर फॉर्म में, तो टॉर्क इक्वल टू बोलते हैं P क्रॉस E भी लिख सकते हैं, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में हम ये भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास दो फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, एक तो टॉर्क की वैल्यू पी ई साइन थीटा और एक मतलब टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई। ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अभी से कुछ स्पेशल केस पढ़ते हैं कि जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो तो कितना होगा हमारा टॉर्क। ठीक है, तो बात करते हैं जब थीटा की 0 डिग्री होगी तो यहाँ पर साइन 0 पुट करना, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो टॉर्क भी हो जाएगा 0। इस केस को लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो याद रखना कि जब भी अगर आपसे पूछा जाए स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में, तो याद रखना थीटा कितना होता है, 0 डिग्री ना, 0 डिग्री के बोलते हैं हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इसलिए इक्विलिब्रियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर नेट टॉर्क 0 हो जा रहा है, फोर्स भी 0 है, टॉर्क भी 0 है, इसलिए इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम है। लेकिन ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, इसे बोलते हैं स्टेबल। क्या बोलते हैं इसे, स्टेबल। सेकंड केस की बात करते हैं जब हमने ये एज्यूम करते हैं कि थीटा कितना है 180 डिग्री।
मतलब कि डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन कैसा है, जस्ट अपोजिट। जैसे फर्स्ट केस में क्या था कि जिधर हमारा डायपोल होगा उधर ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एंगल के 0 डिग्री। सेकंड केस कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल तो आगे है, ऐसे कर सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आगे है ऐसे, ठीक, लेकिन डायपोल हमारा उल्टा रखा हुआ है, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। अपोजिट का एंगल मतलब होता है 180 डिग्री। इस केस में भी टॉर्क कितना आएगा, इस केस में टॉर्क आएगा, इसकी वैल्यू होती है 0, टॉर्क 0 क्योंकि कॉस क्योंकि साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। लेकिन इस केस को हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस पॉइंट को भी याद रखना कि जब भी आपसे पूछा है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि थीटा कितना है आपका 180 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट में जेई में भी पूछ लगता है कभी कभी, स्टेबल और अनस्टेबल लिखा होता है, इसका मतलब होता है कि आपको एंगल गिवन है, स्टेबल का मतलब 0 और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब थीटा 180 डिग्री। और लास्ट के साथ इसको लोग बोलते हैं व्हेन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। जब थीटा 90 होगा तो साइन 90 बन जाएगा 1, उसमें टॉर्क होगी वैल्यू की मैक्सिमम, और मैक्सिमम टॉर्क वैल्यू कितनी होती है पीई। तो कभी ऐसे पूछा है कि बताओ मैक्सिमम टॉर्क कब लगता है, तो मैक्सिमम टॉर्क तब लगता है जब थीटा कितना हो जाए 1, थीटा हो जाए 90 डिग्री, है ना। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा के लिए कितनी हो जाए 90 डिग्री। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे सिंपल टॉर्क की वैल्यू। आपसे जो कभी अगर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो फॉर द न्यूमेरिकल आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना बता देता हूँ। तो जब भी इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो हम टॉर्क का फॉर्म लिखते हैं, है ना, पीई साइन थीटा से। जब आपको थीटा गिवन होगा तो हम डायरेक्टली इसे रख के सॉल्व कर लेंगे। एक टॉर्क आपसे और पूछा जाएगा न्यूमेरिकल में, जब टॉर्क की वैल्यू आप लिखते हैं टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई। ठीक है, ये आप कब लिखोगे, जब आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन होगा क्वेश्चन। ठीक है, जब वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन होगा तो हम टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई लिखते हैं। जब हमें पी की वैल्यू गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन है कि 20 न्यूटन पर कूलम ऐसे गिवन है, और थीटा मान लो हमें 60-30 ऐसा गिवन है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, बात समझ आ गया। तो ये कुछ टोटल क्वेश्चन था हमारा जो इलेक्ट्रिक डायपोल पर था। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर हम डिफरेंट टाइप ऑफ गॉस लॉ पढ़ेंगे, फिर हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे एनसीईआरटी। ठीक है, और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। बाकी चल नया है, बाकी हमें चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हो, है ना, फेसबुक इंस्टा जहाँ भी आप फॉलो करते हो, टेलीग्राम ग्रुप भी है, हमारा चैनल भी, वहाँ पे आप सब्सक्राइब कर दो, वहाँ पे आपको सारे वीडियो के लिंक वहाँ आपको मिल जाएंगे।